स्टार्ट हो गया। तो चलो बच्चों, कल तो जरा इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा रह गया था लास्ट में, वरना कल वो फिनिश हो जाता पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो बेटा एक काम करते हैं हम लोग, पोलराइजेशन ऑफ लाइट में लास्ट वाला जो पॉइंट था ब्रिस्टर्स लॉ, जिसे मैंने स्टार्ट किया था, वो पढ़ाते हैं बेटा और कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रिस्टर लॉ इज द लास्ट टॉपिक, उसके बाद पोलराइजेशन ऑफ लाइट फिनिश हो जाता है एंड देन आफ्टर फिर नंबर लगेगा बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वो भी बहुत सिंपल है, ज्यादा उसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है कहानी। तो हम लोग आइए पहले पढ़ते हैं ब्रिस्टर्स लॉ। देखिए बेटा ब्रिस्टर्स लॉ क्या है ये सुन लीजिए, बहुत ही सिंपल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ब्रिस्टर्स लॉ बहुत ही सिंपल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए तो ब्रिस्टर्स लॉ पढ़े। जरा ऑप्टिक्स वाला बोल रहे, अब जब ऑप्टिक्स कौन सा, हाँ ऑप्टिक्स का चलिए। तो देखिए बेटा ब्रिस्टर्स लॉ क्या है। मान लीजिए ये ग्लास लैंप बेटा, ठीक है, ये ग्लास है और यहां पर बेटा आप लाइट गिराते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट गिरा रहे हैं। कौन सी लाइट गिरा रहे हैं बेटा? अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट गिरा रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए क्या हम जानते बेटा यहां पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बोथ, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बोथ। तो यहां पर बेटा ये नॉर्मल है, लाइट ऐसे करके इधर जाएगी और ये लाइट रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल है, परेशान मत होना। तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। ये अनपोलराइज्ड लाइट है बेटा, इसमें डॉट का मतलब और ये वाला कंपोनेंट दोनों समझाएगा बेटा। अनपोलराइज्ड लाइट है और लाइट इस सरफेस पे गिरता है, इस ग्लास के सरफेस पर गिरता है और उसके बाद यहाँ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बोथ होता है। तो क्या होता है बेटा कि इस रिफ्लेक्टेड लाइट के रास्ते में हम एक पोलराइड लगाते हैं, हम एक पोलराइड लगाते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसके रास्ते में उसे हम पोलराइड से पास कराते हैं, पोलराइड में ट्रांसमिशन एक्सिस होता है। और हम क्या करते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार। हम अलग अलग एंगल पर बेटा गिराते हैं, ब्रिस्टर में पहली बार काम किया, अलग अलग एंगल पर लाइट को गिराया और रिफ्लेक्टेड लाइट को पोलराइड से पास कराया। उसमें एक बड़ी मजेदार चीज उसने ढूंढ ली। क्या ढूंढा बेटा? बोला वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, याद है बेटा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर की रिफ्लेक्टेड लाइट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव कंप्लीट पोलराइजेशन हो जाए। मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे? देखो अगर यहाँ पे गिराया लाइट तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्शन होता है, इसमें कोई एक वाइब्रेशन गायब हो जाएगा, या डॉट वाला या ये वाला, तो कोई एक गायब हो गया, मान लो ये वाला गायब हो गया, केवल डॉट वाला है, मतलब ये वाला है, ऐसे समझना। तो जब पोलराइड हम घुमाते हैं घुमाते घुमाते तो एक ऐसा एंगल मिलेगा जब पूरा का पूरा वाइब्रेशन ब्लॉक हो जाएगा, उधर कोई लाइट वेव नहीं मिलेगी, तो बोलते हैं कंप्लीट पोलराइजेशन हुआ। अगर कोई दूसरे एंगल पर गिरा रहे हैं तो दोनों ही कंपोनेंट मौजूद है, एक कम हुआ, एक पहले की तरह एक थोड़ा कम हो गया, उसको बोलते हैं कि आप पूरा पोलराइड ऐसे घुमा दोगे ना तो लाइट जो है वो उधर की तरफ कभी जीरो नहीं हो पाएगा, इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ उधर मिलता रहता है हमेशा। तो वो यार ना यार कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं हुआ, कंप्लीट पोलराइजेशन का एक कंपोनेंट गायब हो जाए, इस सरफेस से टकराए और पोलराइजेशन हो जाए, एक वाइब्रेशन बिल्कुल गायब हो जाए, ब्लॉक हो जाए, ऐसा समझिए। तो अब रिफ्लेक्टेड वेव में केवल एक ही वाइब्रेशन है, या तो ये वाला या तो ये वाला, और वो फिर पोलराइड से पास करे तो पता चला कि वहां पे हमें पता चला, जब हम हमें नहीं पता, हमारी आंखें तो दगाबाज है ना, मैंने बताया था ना। अब मान लो ये वाला वाइब्रेशन है, केवल ये वाला वाइब्रेशन बचा, ये वाला वाइब्रेशन टकराने से खत्म हो गया, यानी पोलराइजेशन टकराने से हुआ, पोलराइजेशन टकराने से हुआ। अब इसे हम एनालाइजर पर गिराते हैं सेकंड पोलराइड पे, तो जिस समय वाइब्रेशन अगर ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है तो पार हो जाएगा, और अगर पोलराइड घुमा करके वाइब्रेशन के ठीक परपेंडिकुलर है तो ब्लॉक हो जाएगा, जैसे ब्लॉक होगा तो उधर कोई लाइट नहीं मिलेगी।
ऐसा हर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर नहीं होगा। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ऐसा होगा कि रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीट पोलराइजेशन हो जाता है, उस एंगल को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल या ब्रिस्टर एंगल। पहले तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस at which reflected wave gets complete polarization is called Bristol angle या इसी को बोलते हैं बेटा पोलराइजिंग एंगल। लिखो इसे, लिखो लिखो, लिखो प्यार से। जल्दी लिखेगा बेटा, जल्दी लिखेगा बेटा। लिखा, लिख लिया बच्चों? कहेंगे ब्रिस्टर एंगल और पोलराइजिंग एंगल। ठीक, अब जरा ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा। जानते हो बेटा, एक चीज और बताता हूं, ध्यान से देखना। एक चीज और बताता हूं बेटा, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टेड वेव कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है, अब उस समय ये तो कंप्लीट पोलराइजेशन हुआ, चलो ये तो इसमें केवल एक ही कंपोनेंट मिलेगा, एक खत्म और एक रहेगा बस। रिफ्रैक्टेड रे का क्या होगा? तो रिफ्रैक्टेड रे पार्शियली पोलराइज होगा। क्या होगा बेटा? पार्शियल पोलराइजेशन। ये पार्शियली पोलराइज होगा। पार्शियली पोलराइज का मतलब क्या होता है बेटा? कि दोनों ही कंपोनेंट रहेंगे लेकिन एक कम हो जाएगा, इसको बोलते हैं पार्शियली पोलराइज। यानी ये कंफ्यूजन मत पा लेना कि ये कंप्लीट पोलराइज्ड है, कंप्लीट पोलराइज्ड है, कंप्लीटली पोलराइज्ड, कंप्लीटली पोलराइज्ड। ये तो रिफ्लेक्टेड में कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है, उस एंगल को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल या ब्रिस्टल एंगल। उस समय ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है, यानी दोनों ही कंपोनेंट में बस एक कम हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन मजे की बात है बेटा, जो अब हमें समझना है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड वेव है। जिस समय ये कंप्लीट पोलराइज होता है बेटा, उस समय इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। यानी बेटा एट द पोलराइजिंग एंगल, मजे की बात है बेटा, एट द पोलराइजिंग एंगल it is found that reflected and refracted wave are perpendicular to each other, and refracted waves are perpendicular to each other। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, 90 डिग्री का एंगल है। तो अब बेटा मुझसे कहेगा चलो सर पोलराइजिंग एंगल बताओ। तो देखो बेटा, अगर आप गौर से देखो, पढ़े लिखे हो, मान लो क्या, चलो मान लेता हूं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंस है रिफ्लेक्शन, और ये 90 है, तो क्या ये एंगल 90 माइनस आईपी होगा? सोच के देखो, क्योंकि देखो ये पूरा 180 होगा, ये 90 है, इन दोनों को 90 होना पड़ेगा। अगर ये आईपी है तो ये क्या होगा? 90 माइनस आईपी। ये आईपी है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से तो ये दोनों इक्वल होते हैं ना बेटा।
और ये 90 है, तो ये इन दोनों को 90 होना पड़ेगा, तो ये 90 है तो ये 90 माइनस I2। स्नेल्स लॉ लगाओ, यहाँ स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, एयर में ट्रेवल हो रहा है तो 1 into sin IP इज इक्वल टू, और ये मीडियम में ट्रेवल हो रहा है तो म्यू इंटू साइन 90 माइनस IP, और बच्चों साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इधर आएगा तो tan IP हो जाएगा साइन IP अपॉन कॉस I, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, कॉस IP इधर आएगा डिवाइड में साइन अपॉन कॉस tan, तो tan IP इक्वल टू म्यू। इसी को बोलते हैं बेटा ब्रिस्टर्स लॉ। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसी को बोलते हैं ब्रिस्टर्स लॉ। पहुंचो, घबराना नहीं, पहुंचो, घबराना नहीं। कृपया जल्दी जल्दी लिखें, कृपया जल्दी जल्दी लिखें। जल्दी लिखो बेटा। तो ये था पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और पोलराइजेशन ऑफ लाइट आपका फिनिश हो गया। मैंने बोला था ना यार, जरा सा है, छोटा चैप्टर है सब। लाइट में ये जो चैप्टर होते हैं, लास्ट के 2 चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन ऑफ लाइट और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत इजी होते हैं और सिंपल होते हैं बेटा, सिंपल कहानी। तो मिटाया जाए, जोर से बोलो, मिटाया जाए। लिख पड़े। चलो मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं। तो ये था ब्रिस्टर्स लॉ। आपका ब्रिस्टर्स लॉ कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखें बच्चों, चलो क्वेश्चन देखते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में पे क्वेश्चन है बहुत आसान, मेलस लॉ पे ही क्वेश्चन मिलने हैं बस। घुमा फिरा के देखो तो मेलस लॉ पे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। कोई दिख जाए यार, कोई एक आध सवाल दिख जाए यार, जोर से बोले, एक आध सवाल दिख जाए यार, कहीं तो दिख जा। कोई है ही नहीं, कम वक्त कहीं नहीं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट में तो क्वेश्चन ही नहीं है, केवल एक क्वेश्चन था बस, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन था, ये सब YDSC के सवाल है, खाली YDSC पूछते हैं, इनको YDSC से बड़ा प्रेम है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट का कोई क्वेश्चन नहीं मिलता ना, सवाल ही नहीं बेटा, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, मिलेगा तो बता देंगे, ठीक है, लेकिन पोलराइजेशन ऑफ लाइट पर क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत रेयर पूछा जाता है बेटा। एक आध सवाल कहीं पर आ गया, वो भी बहुत मेलस लॉ पे आएगा, ठीक है, तो ज्यादा इस पे बुद्धि लगाने की जरूरत है नहीं। चलो सवाल कल करा दूंगा, टेंशन ना लो, मिक्स्ड आउट करा दूंगा पूरा, वेव ऑप्टिक्स का हर क्वेश्चन करा दूंगा, मतलब मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब डिफरेंट, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते बेटा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा एक चीज और पूछूं, साउंड वेव क्या पोलराइज हो सकता है? तो हमारा आंसर है नहीं। साउंड वेव क्यों नहीं होगा पोलराइज? क्योंकि साउंड वेव बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये जो पोलराइजेशन होता है बेटा ओनली सोन बाय ट्रांसवर्स वेव। आप चाहे तो लिख सकते हैं, स्टार मार के एक बात लिख लीजिए कि पोलराइजेशन, नहीं ऐसा लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव सोज पोलराइजेशन, ट्रांसवर्स वेव सोज पोलराइजेशन, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। लिख लो बेटा, ट्रांसवर्स वेव सोज पोलराइजेशन बट लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। देखो ना, वेव ऐसे से जा रहा है,
मैंने बताया था ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेव जिधर जाएगा उसी तरफ आगे पीछे वाइब्रेट करेगा। बस यही होगा, इसमें तो एक ही वाइब्रेशन ऐसे ही मिलता रहता है। ट्रांसवर्स वेव में ना ऐसे मिलता है तो पास होगा, ऐसे होगा तो ब्लॉक होगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कोई लफड़ा नहीं है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कभी भी पोलराइज नहीं हो सकता है। तो लिखिएगा बट लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड। ठीक है, यही वजह है कि बेटा लोग बोलते हैं साउंड वेव पोलराइजेशन हो सकता है नहीं साउंड वेव का, तो बोलते हैं नहीं भाई साउंड वेव का पोलराइजेशन क्यों होगा, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेव जिधर जा रहा है उसी तरफ आगे पीछे वाइब्रेशन मिलता है, इससे साउंड वेव पोलराइज नहीं होता है। लाइट वेव पोलराइज हो सकता है, लाइट वेव पोलराइज होगा लेकिन साउंड वेव पोलराइज नहीं होगा, है ना। तो ये कभी एकाध कहीं पे मिल जाए। ठीक है, चलिए अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, यह भी बहुत ही आसान है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कोई घबराने का काम नहीं करना है। देखिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ऐसे समझिए बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। पहले डिफ्रैक्शन क्या है ना, इसको समझना है। अच्छा बेटा एक काम करिए, जैसे ये मान लीजिए ये एक ऑब्स्टेकल है, क्या बेटा ये ऑब्स्टेकल है, ऑब्जेक्ट है ऐसे, इस टाइप का एक रॉड ले लिया या एक प्लेट ले लिया, ऐसे समझो। अब मैं इस पे लाइट गिराता हूं बेटा, लाइट गिराता हूं, ये लाइट ब्लॉक हो गया, ये लाइट एज पे गिर रहा है, लाइट ऐसे गिरा रहा हूं बेटा। ठीक है, अच्छा भाई बिल्कुल आराम से सुनना, लाइट उधर से आ रही है या ऑब्स्टेकल बीच में। अब सामने स्क्रीन लगा दो बेटा, आराम से सुनना। क्या ये वाली लाइट यहां पर गिरेगी तो ऑब्स्टेकल बीच में आ गया, लाइट ये तो रुक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, खत्म हो गया। ये लाइट सामने जाएगी, बहुत अच्छी बात है, ये लाइट सामने जाएगी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है बेटा, यहां पर जो पार्टिकल होता है, एज पर जो पार्टिकल होता है और एयर के पार्टिकल जो यहां होता है बेटा, तो ये पार्टिकल बहुत आराम से सोर्स की तरह काम करता है। हमने पढ़ा ना हाइगन वेव थ्योरी में कि वेवफ्रंट आ रहा है तो वेवफ्रंट पर के पार्टिकल न्यू सोर्सेस की तरह काम करते हैं, ये कुछ हाइगन वेव थ्योरी मैंने पढ़ाया था। तो बेटा ये जो पार्टिकल होता है जो एजेस पर होते हैं वो उतना फ्रीक्वेंटली, उतना फ्रीली वाइब्रेट नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्स्टेकल उसको रोकता है, वाइब्रेट होने से रोकता है। क्योंकि पता है ना हाइगन बोला तो वाइब्रेट होगा, ऐसा मान के चलो कि उसी से एक्सप्लेन करना हमें, उसी से एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो ये पार्टिकल उतना अच्छे से वाइब्रेट नहीं कर पाता जितना ये वाइब्रेट कर पाता है। तो बेटा रे नेचर ऑफ लाइट के अनुसार लाइट को सामने जाना चाहिए था, लाइट को सामने जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता बेटा लाइट ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और रिस्ट्रिक्टेड रीजन में पहुंच जाएगा। लाइट रिस्ट्रिक्टेड रीजन यानी यहां से यहां तक शैडो होना चाहिए था, लेकिन पता चला कि इतना सामने जाता इतना चौड़ाई, जितना चौड़ाई का ये ऑब्स्टेकल उतना ही विड्थ का यहाँ पर शैडो बनना चाहिए दीवार पे, लेकिन शैडो उतना नहीं बनता है, बल्कि ये रिस्ट्रिक्टेड रीजन में एंटर कर गया। देखिए यहाँ पे यहाँ एंटर कर गया, इधर से इधर एंटर कर गया। तो दरअसल यहाँ पर बेटा वेवफ्रंट बेंड हो गया, वेवफ्रंट को ऐसे जाना चाहिए था लेकिन यहाँ वेवफ्रंट बेंड हो गया और वेवफ्रंट बेंड होने की वजह से ये लाइट यहां पहुंच गई, यानी रिस्ट्रिक्टेड रीजन में एंटर कर गई, रिस्ट्रिक्टेड रीजन में एंटर कर गई। अब जैसे मैं आपसे कहूं बेटा ये एक होल है, सर्कुलर होल पकड़ लो, ठीक है बेटा, घबराना नहीं, नैरो होल है बस। याद रखना वेव नेचर तभी शो होता है बेटा, वेव नेचर तभी शो होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, वेव नेचर तभी शो होता है जब लाइट वेव किसी ऑब्स्टेकल, किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है तो उसकी साइज लाइट के वेवलेंथ के कंपैरेबल होता है। ये मैंने पहले दिन वेव ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स जब कराया था स्टार्ट, लाइट जब पढ़ाना शुरू किया था तो पहले ही बोला था। यहाँ पर बेटा ये होल की साइज बहुत बड़ी नहीं होगी, बहुत छोटे छोटे होल है, ये ऑब्स्टेकल बहुत छोटा है, ऐसे समझ के चलो। तब आपको रिस्ट्रिक्शन एरिया में, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में, यहां से यहां तक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, इसमें लाइट घुस गई, आपको दिखेगा कि अच्छा। अब यहां पर बेटा ये है, अच्छा बताओ बेटा अगर मैं यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट लगा दूं और सामने स्क्रीन लगा दूं, ध्यान देना ये स्क्रीन है, तो अकॉर्डिंग टू रे नेचर लाइट ऐसे जाना चाहिए था,
लाइट ऐसे जाना चाहिए था ना, इधर डार्क रीजन होना चाहिए था ना, इधर डार्क रीजन होता कि नहीं होता बच्चों? पहले ना आराम से सुनो, दिल पे कोई दिमाग पे लोड नहीं लेना। ये वाला यहाँ से यहाँ तक ब्राइट होता, बिल्कुल पर्दे पे चमक उठती, बिल्कुल पूरा रोशनी, लेकिन यहाँ डार्क होता, इधर भी डार्क रीजन होता, इधर भी डार्क रीजन होता। तो क्या होता बेटा कि स्लिट यानी ये जो होल है बेटा, इसके एज पर जो पार्टिकल, यहाँ पर एयर के पार्टिकल बहुत सारे, सब नए सोर्सेस की तरह काम करते हैं बच्चों, लेकिन जो पार्टिकल एज पर है बेटा वो उतना फ्रीली, उतना सही से वाइब्रेट नहीं कर पाता, वहां बेंडिंग ऑफ द लाइट वेव होता है। लाइट वेव हमेशा जो बेंड करती है हमेशा रिस्ट्रिक्टेड रीजन की तरफ बेंड करेगी, यानी इसको यहां से यहीं तक होना चाहिए, लेकिन लाइट बेंड होकर के इधर आ जाएगी और डार्क वाले एरिया में घुस जाएगी। ये देखिए इतना घुस गया इधर, ये देखिए यहां से इधर घुस गया, इधर चला गया, ये इतना डार्क रीजन में रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गया। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट वेव को बेटा, लाइट वेव जो सामने जाना चाहिए था एजेज पर, जब भी एज पर टकराता है, किनारे पर टकराता बेटा, तो वहां पे बेंड हो जाता है। उसी बेंडिंग ऑफ बीम को हम लोग बेटा बोलते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का मतलब फैल जाना, ठीक है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ बेंड हो जाना, दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। जैसे नल से पानी निकलता है तो पानी फैल जाता है, तो फैलना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यहां पर बेटा उतना फ्रीली पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर पाता है, और ये जो है यहां पर लाइट रिस्ट्रिक्टेड रीजन में एंटर कर जाता है। कभी आप देखना, जैसे देखो बेटा, ये प्रैक्टिकल घर में कर सकते हो। पहले ये लिखो, डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ, डरो नहीं, अभी तो समझाना शुरू किया बेटा, तो आप डायग्राम बनाइए पहले आराम से, जल्दी बनाइए। जल्दी बनाओ, डायग्राम बनाओ, और फील कराओ, परेशान मत हो, और फील कराओ। तो ये कहानी बड़े आराम से ठीक। अब देखो आराम से, देखो मिटा दूं, सबसे पहले बेटा घबराना नहीं होता है, आराम से सुनो। व्हाट इज डिफ्रैक्शन? तो बोलते हैं द बेंडिंग ऑफ, आराम से सुनना, द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव। अभी फील करा रहा हूं, टेंशन ना लो, और भी बात करूंगा अभी, तो बिल्कुल फील हो जाएगा कि सर डिफ्रैक्शन क्या चीज है जो आप पढ़ा रहे हो। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव, द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव at the sharp edges of an object, sharp edges or corner, sharp edges or corner of object or obstacle is said to be diffraction of light, is said to be diffraction of light, is said to be diffraction of light. Don't worry, be happy, don't worry, be happy, परेशान नहीं होने का बच्चों। The bending of light wave at sharp edges or corner of obstacle
और ऑब्स्टेकल और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे एक बात सोचो बेटा, कुछ फील कराता हूं, दिमाग में रखना। देखो पहले, देखो मान लो बेटा रात के टाइम पर लाइट गुल हो गई, बत्ती गुल हो गई, ठीक है, चलो भाई पावर कट हो गया। अब आप वहां पर कैंडल लाइट जलाते हैं, कैंडल है उसको रोशनी करते हैं, या फिर मोबाइल का लाइट जलाते हैं, आप करते हैं ना, मोबाइल का लाइट जला देते हैं। अब मोबाइल की लाइट को एक तरफ ऐसे कर दीजिए ताकि दीवार की तरफ उसकी लाइट आ रही हो, मोबाइल की लाइट दीवार पे आ रही हो, ठीक है बेटा, मोबाइल की लाइट कहाँ आ रही हो, दीवार पे आ रही हो। अब ये प्रयोग कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं। मोबाइल ऐसे खड़ा कर दीजिए ताकि लाइट सामने दीवार पे गिरे, किसी दूसरे दीवार के साले से ऐसे टिका दीजिए, क्या देखिए लाइट सामने वाली दीवार पर जाके गिरे, कर सकते हैं। अब कोई ऑब्स्टेकल ले लीजिए, जैसे कोई पेन ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बुक ले लीजिए, और सामने मोबाइल का स्क्रीन इधर है, दीवार इधर है, और सामने बीच में कहीं पर रखिए, और उस शैडो को देखिए, उस पर बनने वाले शैडो को, ठीक है बेटा, उसके शैडो को बनते हुए देखिए। अब हम लोग यहाँ पर वो वाला लाइट तो नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो पॉइंट सोर्स होता है, हम ऐसा करके आपको थोड़ा ऐसे फील कराते हैं। ये ऑब्स्टेकल है और मान लीजिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट जैसे कि सर से आने वाली लाइट है ना बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बिल्कुल आराम से सुनो, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब यहाँ पे शार्प बाउंड्रीज पर क्या होगा बेटा, शार्प बाउंड्री पर क्या होगा बेटा, बिल्कुल ऐसे फील करना होगा। शार्प बाउंड्री पर क्या होगा बेटा, वेव फ्रंट बेंड हो जाता है, लाइट वेव बेंड हो जाता है, और किधर बेंड होता है, रिस्ट्रिक्टेड रीजन में घुस जाता है। तो अकॉर्डिंग टू रे नेचर लाइट को सामने जाना चाहिए था, लेकिन यहीं पर बेंड होकर के ऐसे सामने जाएगा, ऐसे। अब अगर ये स्क्रीन को मैं दूर कर दूं, स्क्रीन को क्या कर दूं बेटा, दूर कर दूं, तो अगर मैं स्क्रीन को यहां लगा दूं तो शैडो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, शैडो क्या हो जाएगा, छोटा। अभी शैडो इतना लंबा बन रहा था, अब शैडो इतना लंबा बनेगा। अगर मैं स्क्रीन को पास कर दूं तो शैडो इतना लंबा बनेगा। शैडो स्क्रीन और दूर कर दूं तो ये देखिए, ये लाइट ऐसे, क्या ये शैडो और छोटा हो जाएगा। स्क्रीन और दूर कर दूं तो शैडो गायब हो जाएगा, शैडो गायब, नो शैडो, कोई शैडो नहीं। तो कभी आप बेटा बिल्कुल आराम से सुनना, बिल्कुल अच्छे से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा। कभी आप पेड़ के नीचे, घना वृक्ष नहीं, ऐसा पत्ते थोड़े बहुत हैं, और धूप में यानी दोपहर के टाइम में उस पेड़ के नीचे बैठिए और जमीन पर उसके शैडो को देखिए, पत्तों के शैडो को, तो आपको पत्तों का शैडो एग्जैक्टली नहीं दिखाई देगा कि जैसा शेप का पत्ता वैसा नहीं दिखाई देगा। बात मेरी समझिए, आपको क्या पत्ते का शेप शैडो जमीन पर बनेगा, नहीं बनेगा, धुंधला बनेगा, ब्लर बनेगा, सब कुछ ब्लर दिखाई देगा, वो शैडो ब्लर दिखाई देंगे। फील करिए, कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है धूप में, एक पेड़ है, आप पेड़ के नीचे, आपने देखा एक पत्ते का जो शैडो बिल्कुल एग्जैक्टली वही पीपल का पत्ता वही से बन रहा है, तो थोड़ी ना, क्योंकि लाइट दो पत्तों के बीच से निकलती है, डिफ्रैक्शन होता है, रिस्ट्रिक्टेड रीजन घुस जाती है। सब जो ये पत्ता है और ये पत्ता ऐसे लटके हुए हैं, किसी पेड़ के ब्रांच से ऐसे लटके हुए, ऊपर से सनलाइट आ रही है, अब सनलाइट दो गैप से निकलेगी, अब यहां और यहां दोनों पर डिफ्रैक्ट होकर अंदर इधर इधर पूरा धूप ही धूप, ब्लर दिखाई देती है, शैडो साफ नहीं बनता, ये होता है, ठीक है ना। तो ये चीज जो होता है डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। एक जानते हो, हम लोग बोलते हैं ना, एक बड़ा कहावत है, बड़ा फेमस कहावत है, दीवारों के भी कान होते हैं। सुनते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसा कहावत हम लोगों ने सुन रखा है, दीवारों के भी कान होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड ज्यादा होता है। लाइट में डिफ्रैक्शन कम होता है बेटा, साउंड में डिफ्रैक्शन ज्यादा है। जैसे कमरा पूरा बंद कर दिया आपने, अब कोई खिड़की खुली रह गई, और खिड़की में होता है रॉड, ऐसे रॉड में होता है गैप। अब हमने कुछ बोला तो वेव चला, अब दो रॉड ऐसे हैं, ऐसे, अब वेव ऐसे आया, साउंड वेव ऐसा है। अब यहाँ पे डिफ्रैक्शन जो होता है बेटा एक वेव नेचर है, और मैंने आपको बता रखा है वेव नेचर तब होगा बेटा जब वेव की वेवलेंथ और जिस ऑब्स्टेकल से टकरा रहा है उसकी साइज कंपेरेबल होनी चाहिए। लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, लाइट की वेवलेंथ बहुत कम होती है, नैनोमीटर में होती है। आपने सुना होगा ना येलो लाइट का 500 नैनोमीटर से बोलते हैं ना, तो वहां पर बेटा
लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होने से क्या होता है, आसपास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी साइज लाइट की वेवलेंथ में बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव रेयरली ऑब्जर्व होता है, बहुत 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 खास परिस्थिति में ऑब्जर्व होता है। लेकिन साउंड वेव इजीली डिफ्रैक्ट होता है, क्योंकि साउंड वेव के लिए बेटा हर ऑब्जेक्ट जो है उसकी साइज साउंड के वेव के वेवलेंथ के कंपैरेबल हो जाता है। खिड़की खुली है, आपने बोला अरे यार वो जानते हो वो पड़ोस में जो है ना एक जो चोरी हुई थी ना, पता है कौन चुराया था? तो आप यहां बात कर रहे हैं, पता चला तीसरे ने सुन लिया, बोला अरे वो तो बोल रहा था कि उसने चुराया है वो सामान। तो बेटा दीवारों के भी कान होते, कारण क्या है, खिड़की में जो रॉड लगी होती है बेटा, वो रॉड का जो गैप होता है वो साउंड वेव के वेवलेंथ के कंपैरेबल हो जाता है। अब जैसे साउंड वेव जाता है तो तेजी से बाहर की तरफ होता है। सोचो ये ऐसे रॉड है, साउंड वेव को सामने जाना चाहिए था, लेकिन यहां पे टकराएगा और रिस्ट्रिक्टेड रीजन में उड़ जाएगा, यो डर साउंड वेव बाहर फैल गया। कोई उधर कमरे के उधर दीवार से सटे उधर कोने में भी होगा ना, साउंड वेव ऐसे जाएगा, देखो साउंड वेव कैसे जाएगा, लाइट ये समझो रॉड ऐसे है तो साउंड वैसे जाएगा, इसको भी सुनाएगा इसको भी सुनाएगा, तू भी सुन तू भी सुन, ये ऐसे भाई साहब सबको सुनाएगा। तो ये कहानी होता बेटा, इसलिए बोलते हैं साउंड वेव डिफ्रैक्ट्स मोर, लाइट वेव डिफ्रैक्ट्स वेरी लेस। क्यों? रीजन समझ में आया? क्या बोलेंगे कि आसपास जो हमारे कमरे में सराउंडिंग में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेटा, उनकी साइज साउंड वेव की वेवलेंथ के कंपैरेबल होता है, दैट्स व्हाई साउंड वेव डिफ्रैक्ट होता है। लेकिन लाइट वेव डिफ्रैक्ट बहुत रेयरली होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑब्स्टेकल है, जो ऑब्जेक्ट्स है हमारे आसपास, जो वस्तुएं जो चीजें हैं, उनकी साइज लाइट वेव के वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी है, लाइट का वेवलेंथ बहुत छोटा है, इसलिए डिफ्रैक्शन बहुत रेयरली होता है। बोलो क्लियर हुआ? समझ में आया? ये पहले लिखो, ये पहले लिखो और ये डायग्राम भी बनाओ। जल्दी लिख पड़े। चल मिटाएं, चलो बेटा मिटाते हैं, मिटाते हैं। बिल्कुल आराम से सुनना प्यारे बच्चों, बिल्कुल आराम से सुनना प्यारे बच्चों, मुंडी को ऊपर करके देखना बेटा। अब यहां पर बेटा ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ड्यू टू डिफ्रैक्शन, ड्यू टू डिफ्रैक्शन लाइट वेव enters into the restricted region। बोलो लाइन सही लिखा मैंने? लाइट वेव enters into the restricted region या prohibited region, जिसका नहीं जाना चाहिए था, डार्क रीजन बोलते हैं, ठीक है। और डार्क रीजन में बेंड हो जाता है, घुस जाता है उधर, ये डिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ऑलवेज बेंड किधर करेगा? डार्क रीजन की तरफ बेंड करेगा, जिधर डार्क उधर ही बेंड करेगा, ठीक है, डार्क रीजन। ठीक, यहां तक समझ में आया? बताइए साउंड वेव ज्यादा डिफ्रैक्ट होता है कि लाइट वेव? तो क्या बोलेंगे बेटा? साउंड वेव ज्यादा डिफ्रैक्ट होता है। साउंड वेव डिफ्रैक्ट्स मोर, साउंड वेव डिफ्रैक्ट्स मोर, साउंड वेव ज्यादा डिफ्रैक्ट होता है। पहुंचो जल्दी, कृपया जल्दी। साउंड वेव ज्यादा डिफ्रैक्ट होता है। ओके, समझो समझो, आराम से समझो, घबराना नहीं बेटा,
बहुत इजी है। साउंड वेव ज्यादा डिफ्रैक्ट होता है, ठीक है बेटा, मिटा दूं। अब देखना, देखो बेटा, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन के टाइप। देखो बेटा, डिफ्रैक्शन दो तरह का है, डिफ्रैक्शन दो तरह का है, और आराम से सुनना पड़ेगा, आराम से सुनना पड़ेगा। एक है फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन, और दूसरा है बेटा फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन। डरने का नहीं। देखो तो बेटा, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में डिफ्रैक्शन दो तरह का है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेनेल्स डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन क्या? देखो एक बात बताओ मजे की, ये जो दोनों साइंटिस्ट एक दूसरे को नहीं जानते थे, ये दोनों साइंटिस्ट एक दूसरे को नहीं जानते थे, फ्रॉनहोफर और फ्रेनेल एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन एक बात बताओ, फ्रॉनहोफर और फ्रेनेल में एक बात कॉमन है, ये तो कॉमन है कि डिफ्रैक्शन पे दोनों ने काम करा। एक बात मजेदार कॉमन है कि इन दोनों का ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ सेम है। डेट ऑफ बर्थ नहीं बोला, ईयर ऑफ बर्थ, जिस साल ये पैदा हो उसी साल ये भी पैदा हुआ, और जिस साल इनकी मृत्यु हुई उसी साल ये भी मृत्यु होगी इनकी भी। तो ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ विल बी आर सेम। इनका ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ दोनों के सेम है, और दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे और डिफ्रैक्शन पे काम करा। अब देखिए फ्रेनेल फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ने क्या करा? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ने बेटा, इन्होंने एक स्लिट लिया। क्या लिया बेटा? नैरो स्लिट लिया, नैरो स्लिट। आराम से सुनना, ये डिफ्रैक्शन पे बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, तो यार डिफ्रैक्शन में डार्क रीजन में घुस जाती है लाइट, डार्क रीजन की तरफ बेंड हो जाती है, तो क्या होता? तो इन्होंने लैब में जाकर के अच्छे से रिसर्च करा। इन्होंने क्या करा बेटा कि ये नैरो स्लिट लिया। मैंने स्लिट बड़ा बनाया बोर्ड पे क्योंकि आपको दिख सके ठीक से, लेकिन इन्होंने क्या लिया बेटा? नैरो स्लिट, जिसका साइज किसके बराबर होगा जल्दी बताओ? लाइट जो होगा जिसका साइज होगा कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव, इसके लिए मतलब बहुत 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 करीब होगा, ये स्लिट बहुत 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 ज्यादा नैरो होगा, ठीक है। चलो खैर, और सामने स्क्रीन लगाया। अब उसके बाद बेटा इन्होंने प्लेन वेव फ्रंट गिराया। क्या गिराया बेटा? स्लिट पर प्लेन वेव फ्रंट, ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट में मैंने बताया था प्लेन वेव फ्रंट आता है, जल्दी बताओ, प्लेन वेव फ्रंट बताया था। अब आप बोलेंगे सर प्लेन वेव फ्रंट आएगा कैसे? प्लेन वेव फ्रंट तो होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी कहां से? इंफिनिटी से। अब इंफिनिटी से लाइट आएगी तो सर इसका मतलब सोर्स कहां लगाएंगे? लेबोरेटरी से बाहर लगाएंगे। लैब तो छोटा ही होता है ना भाई, लैब तो छोटा ही होता है ना, कमरा तो छोटा ही होता है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट कैसे लाएंगे? तो बोलेंगे वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, लेंस का इस्तेमाल करो ना। लेंस का इस्तेमाल करा इन्होंने। क्या करा? यहां पर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर सोर्स को रख दिया ताकि स्फेरिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस होगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट प्रोड्यूस होगा और वो अपने आप प्लेन वेवफ्रंट में बदल जाएगा। तो देखिए यहां पर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में जो मैं बोल रहा हूं बेटा वो इंपॉर्टेंट है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में इन्होंने क्या करा बेटा? मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि स्लिट में कौन सा वेव फ्रंट गिरा बेटा? प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट जल्दी बताओ? प्लेन वेव फ्रंट गिराया, यानी प्लेन वेव फ्रंट गिराया। और प्लेन वेव फ्रंट, अब आपसे पूछा जाएगा कि प्लेन वेव फ्रंट कैसे प्रोड्यूस कराएंगे, तो बोलेंगे सर इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया गया। कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर सोर्स को रख दिया गया, पॉइंट सोर्स को, उससे स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस हुआ।
वो लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ गई, यानी प्लेन वेव फ्रंट बन गया। तो यानी कि प्लेन वेव फ्रंट स्लिट पर गिराने के लिए फ्राउनहोफर ने क्या करा बेटा, लेंस का इस्तेमाल करा। पूछा जाएगा विच टाइप ऑफ लेंस, तो बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कहां पर रखेंगे, तो बोलेंगे लेंस को स्लिट और सोर्स के बीच में रखेंगे, और ये जो पॉइंट सोर्स होगा वो कहां रखेंगे बेटा, तो लेंस के फोकस पर रखेंगे। बहुत सीधी बात है बेटा, कितना सिंपल कहानी है, बोलो क्लियर। अब बेटा मुझे ये बताओ, ये जो है क्या स्लिट के पार्टिकल, जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं, स्लिट में जो पार्टिकल है बेटा, क्या वो हाइगन वेव थ्योरी के अनुसार नए सोर्सेज ऑफ लाइट वेव की तरह काम करेंगे? जल्दी बताओ, करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी बताओ। यस सर, ये नए सोर्सेज ऑफ लाइट वेव की तरह काम करेंगे, न्यू सोर्सेज ऑफ लाइट वेव की तरह। तो न्यू सोर्सेज ऑफ लाइट वेव की तरह काम करेंगे। अब फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में ये बोला गया बेटा कि स्लिट पर प्लेन वेव फ्रंट गिरना चाहिए। कैसा गिरना चाहिए, प्लेन वेव फ्रंट। मेरी बात समझ में आ रही है, कैसा गिरना चाहिए, प्लेन वेव फ्रंट। यानी अब लोग ऐसे बोलते बेटा, व्हाट इज फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, बोलते इन दिस डिफ्रैक्शन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्लिट शुड बी इनफाइनाइट। अब यहां तो सोर्स और स्लिट के बीच में डिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है ना। इनफाइनाइट का मतलब होता है प्लेन वेव फ्रंट गिरे, कहने का मतलब होता है प्लेन वेव फ्रंट। तो लैब में हम लोग जुगाड़ ढूंढते हैं, लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये भी बोलते हैं स्लिट और स्क्रीन के बीच का भी डिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, स्लिट और स्क्रीन के बीच का भी डिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। यानी बेटा यहाँ पर स्लिट पर जो लाइट गिर रही है वो सोर्स से आएगी, वो सोर्स और स्लिट इनफाइनाइट दूरी पर होनी चाहिए। अब वो इनफाइनाइट दूरी होगी कैसे, इनफाइनाइट कैसे होगी, लेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेंस स्फेरिकल को पैरेलल बीम ऑफ लाइट यानी प्लेन वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लगेगा इंफिनिटी सारी लाइट। तो बोलेंगे स्लिट और सोर्स के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट जैसा हो गया, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का भी डिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। या फिर हम लेंस का इस्तेमाल करते हैं, दो लेंस इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम दो लेंस इस्तेमाल करते हैं। और मजे की बात है बेटा, इस लेंस को स्लिट और स्क्रीन के बीच में रखेंगे। मेरे वर्डिंग्स इसमें गौर करो बेटा, मेरे वर्डिंग्स में गौर करो, इसमें जो मैं बोल रहा हूं वर्डिंग्स में गौर करो। स्लिट और स्क्रीन के बीच में एक लेंस रखेंगे, क्योंकि शर्त ये बेटा कि स्लिट और स्क्रीन के बीच का भी डिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। फ्राउनहोफर ये सीधा सीधा बोलता है। मैं अगर सब कुछ भूल जाऊं और आपको सिंपल ये बोलूं कि आपके दिमाग में आगे सर छोड़ो ये सब बातें, पहले बताओ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन होता क्या, तो बोलते हैं फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, बिल्कुल आराम से सुनना। इस स्लिट होगी, नैरो स्लिट होगी, सिंगल स्लिट, ठीक है, एक स्लिट होगी, एक होल होगी। और क्या करते हैं, स्लिट और सोर्स रखेंगे ताकि लाइट आएगा तो सोर्स से ही आएगा। स्लिट और सोर्स के बीच का डिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। और जो स्क्रीन होगा जिस पर हम डिफ्रैक्शन देखेंगे, बेंडिंग ऑफ लाइट वेव की वजह से देखेंगे, वो डार्क रीजन घुस गया, वो जो स्क्रीन होगा वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होना चाहिए। मतलब दोनों इनफाइनाइट होना चाहिए। कौन कौन, सोर्स और स्लिट और स्क्रीन, दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन करना चाहिए। तो लैब में कैसे पॉसिबल है, तो लैब में पॉसिबल है बाय द हेल्प ऑफ two convex lens. One convex lens is placed between source and slit. One convex lens is placed between source and slit in such a way that source is placed at the focus of the lens. ताकि इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट गिरना। मैं बोलूं स्लिट और सोर्स इनफाइनाइट सेपरेशन पे, यानी प्लेन वेव फ्रंट गिरेगा, तो प्लेन वेव फ्रंट ही तो गिराना है। इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, इसके लिए इनफाइनाइट बोल रहे हैं। तो प्लेन वेव फ्रंट गिराना बहुत सिंपल, लेंस लगा दिया हमने, और यहां भी लेंस लगा देते हैं, और लेंस के फोकल प्लेन में स्क्रीन होगा ताकि इस पर प्लेन वेव फ्रंट ही गिरे, इस पर प्लेन वेव फ्रंट ही गिरे। और ये लेंस और स्क्रीन, ये जो है इस लेंस के फोकस पर ही स्क्रीन पड़े ताकि ये वेव फ्रंट मोड़ दे। मतलब कैसा वेव फ्रंट बन जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, एंड वी गेट द डिफ्रैक्शन। तो बेटा यहां पर मेन पॉइंट 2-3 पॉइंट है, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। बताइए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, तो हम बोलते हैं द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स विल बी इनफाइनाइट एंड एज वेल एज उसी तरह द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन शुड बी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होना चाहिए। ओके, कैसे पॉसिबल है, बोलेंगे वेरी सिंपल, बाय द हेल्प ऑफ 2 लेंसेज। लैब के अंदर कमरे में करना है मुझे, तो यहां पर कमरे में करना है तो हम 2 लेंस इस्तेमाल करेंगे। एक लेंस कहां रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता बेटा
थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, कराओ ना क्वेश्चन, तो हम बोलेंगे एक लेंस लगाएंगे सोर्स और स्लिट के बीच में, और दूसरा लेंस का लगाएंगे स्लिट और ये स्लिट है, ये स्लिट है, स्लिट और स्क्रीन के बीच में। कैसे लगाएंगे? तो बोलेंगे लेंस इस तरह से रखो ताकि लेंस के फोकस पर ये स्क्रीन पड़े, इसको बोलते हैं फोकल प्लेन, कि लेंस के फोकस पर स्क्रीन पड़े, और ये लेंस इस तरह से रखेंगे ताकि इसके फोकस पर ही सोर्स पड़े, तब देखना फिर डिफ्रैक्शन जो होता है उसे बोलते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और यहां पर तो बेटा फ्रॉनहोफर ये फ्रेनेल डिफ्रैक्शन तो वेरी सिंपल है। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन जो बेटा इसमें होता है कि सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस फाइनाइट होगा, ये स्लिट है बेटा, सोर्स यहां पास होगा, यानी फाइनाइट सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड स्लिट, और सामने स्क्रीन होगा, इस स्लिट और स्क्रीन के बीच का भी डिस्टेंस फाइनाइट सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। यहां इनफाइनाइट सेपरेशन होगा, यानी आप प्लेन वेव फ्रंट गिराएंगे, यहां पर स्लिट पर प्लेन वेव फ्रंट गिरेगा नहीं, बल्कि स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट गिरेगा। बताया था ना पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट गिरेगा, और ये पास पे रखा है तो इस पर इनके बीच का भी सेपरेशन फाइनाइट है। यहां क्या होगा? इनफाइनाइट, यहां क्या होगा? इनफाइनाइट, यहां क्या होगा? फाइनाइट। चलो जल्दी लिखो, पहले जल्दी लिखो, पहले लिखो, घबराओ नहीं लिखो। जल्दी बच्चों, घबराना नहीं है, टेंशन में मत आ जाना, टेंशन में मत आना। जल्दी, तो डिफ्रैक्शन ने रायता फैला दिया, पता नहीं क्या है सर इतना खतरनाक। जल्दी जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी जल्दी लिखो बच्चों। हो गया? लिख पड़े बच्चों, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी लिखो। हो गया? चलो मिटा दो। तो फ्राउनहोफर और फ्रेनेल दो तरह के डिफ्रैक्शन होते हैं बेटा। हमें फ्रेनेल डिफ्रैक्शन नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस में नहीं है। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन नहीं है, हमें क्या पढ़ना बेटा? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। और सिंपल है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में 2-3 पॉइंट्स है, वही पढ़ना और अच्छा खत्म। बोला था ना
ठीक है, अभी मैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन ढंग से समझाता हूं, ठीक है, परेशान मत होना। देखो ध्यान से, आराम से सुनना, घबराना नहीं बच्चों, घबराना नहीं बच्चों, मिटा रहा हूं। अब देखना बेटा, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, और उसमें भी कौन सा डिफ्रैक्शन बेटा, कौन सा टाइप पढ़ना हमें, फ्रॉनहोफर या फ्रेनेल? फ्रॉनहोफर हमें पढ़ना है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन हमें पढ़ना बेटा। हम लोग जो सिलेबस है वही पढ़ेंगे ना? क्या आप लोग रिसर्च करने बैठे हैं या कोई नई चीज खोजने बैठे हैं? अभी नहीं, है ना? आप अपने कॉलेज में बाकी आप जो रिसर्च या जो आपको डिस्कवरी करना करते रहिएगा। अभी तो जो हम लोग का सिलेबस है पहले वो पढ़ लेते हैं, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। इसमें क्या होता बेटा, ये एक स्लिट है, ओके, बड़ा बना दे रहा हूं, लेकिन होता क्या है, बहुत ही छोटा नैरो स्लिट होता है बेटा। क्या होता है? नैरो स्लिट। तो यहां पर बेटा ये है नैरो स्लिट, बहुत अच्छे, ये है नैरो स्लिट, बहुत अच्छे। अब बेटा इस पर लाइट गिरती है, क्या फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में प्लेन वेव फ्रंट गिरता है? यस सर, प्लेन वेव फ्रंट गिरता है। अब हम लेंस नहीं बनाएंगे, अब मुझे पता है प्लेन वेव फ्रंट गिराना है, इधर भी लेंस नहीं बनाएंगे बेटा, वो तो केवल इंट्रोडक्शन में था, बस वो तो केवल इंट्रोडक्शन में था। अब लेंस वेंस बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों, अब लेंस वेंस बनाने की जरूरत नहीं है। अब मोटा मोटा पढ़ना, बड़े आराम से, बड़े आराम से मोटा मोटा पढ़ना है। अब सुनना बेटा, ये बहुत ही नैरो था, बहुत ही नैरो। अब इससे लाइट जब गिराते हैं प्लेन वेव फ्रंट, तो जानते हो बेटा सामने स्क्रीन पर क्या पाया फ्रॉनहोफर ने? सामने स्क्रीन पर क्या पाया फ्रॉनहोफर ने, वो देखना। तो जानते हो बेटा क्या पाया? उन्होंने देखा कि लाइट तो डार्क रीजन में घुस जाएगी, तो सोचो बेटा ये बहुत पतला है, बहुत पतला, बहुत नैरो। तो यहां पर बेटा, यहां पर हमें स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। और जानते हो मजे की बात, उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को ठीक से देखा गया, तो अब जो मैं बताऊंगा वो सुनना। इसमें होता है लाइट इंटरफेरेंस, ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा बनता है। बड़ा अजीब लग रहा है ना? हाँ, ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा बनता है। वो जो डार्क होता है ना बेटा, उधर एंटर करता है। देखो ये तो बहुत पतला है, बहुत पतला है, स्क्रीन दूर है, तो क्या होता है बेटा, यहां पर ऑल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा बनता है। जानते हो कैसे बनता है? ये चौड़ा सा बिल्कुल हाई इंटेंसिटी वाला, काफी ब्राइट, एकदम चौड़ा सा दिखाई देगा। उसके बाद यहां डार्क, यहां डार्क, उसके बाद छोटू सा इंटेंसिटी कम लेकिन पतला, ऐसे। फिर यहां पे छोटू सा इंटेंसिटी बढ़ेगी लेकिन ज्यादा नहीं, कम, और चौड़ाई भी कम। फिर यहां पर बेटा, फिर यहां एक इंटेंसिटी और घट जाएगी लेकिन चौड़ाई बल्कि इसके बराबर रहेगा, ऐसे। फिर चौड़ाई ऐसे, ऐसे। जानते हो बेटा, इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेरेंस पैटर्न। ये फ्रॉनहोफर ने पाया कि सिंगल स्लिट पर जब लाइट ऐसे प्लेन वेव फ्रंट गिराते हैं तो इस तरह का पैटर्न प्राप्त हुआ हमें। और क्यों होता है ऐसा मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, यही एक्सप्लेनेशन में चैप्टर कंप्लीट। इसी एक्सप्लेन को करते ही चैप्टर कंप्लीट। अब देखना बेटा, ये सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, परेशान मत होना। यहां पर बेटा डार्क बनता है, फर्स्ट डार्क, इसको जानते हो नया नाम पुकारते हैं, जो कि इंटरफेरेंस पैटर्न तो है नहीं, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है। इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता था, ऑल मैक्सिमा हैविंग सेम इंटेंसिटी। यहां ऑल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम नहीं, देखो ये ज्यादा, ये कम, ये और कम, ये और कम, ये और। यहां पर बेटा हम बोलते हैं ऑल मैक्सिमा हैविंग सेम इंटेंसिटी, नो। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा, जैसे ये सेंट्रल है, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस,
फर्स्ट थोड़ा कम ब्राइटनेस, सेकंड और कम और कम और कम, जैसे से ऑर्डर 1 2 3 4 बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ब्राइटनेस डिक्रीज करेगी, इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी। यहां पर बेटा इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं B1। इसको क्या बोलते हैं बेटा? B1। B1 का होता है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, देख लो सेकेंडरी वर्ड यूज हो गया। इंटरफेरेंस में सेकेंडरी जैसा वर्ड बोलते थे, यहां सेकेंडरी, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर देखो यहां सेकेंड आ रहे हैं, इसको बोलेंगे सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे बेटा? B2 को सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। देखो यहां पर भी इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। याद है ना? सेकेंड सेकेंडरी मिनिमा। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। ये नाम है या सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं बस। बहुत ज्यादा सवाल नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो, आप परेशान मत हो। YD ऐसी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लिया खत्म। ये तो बस इक्का दुक्का सवाल मिलता है, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगा तभी काम हो पाएगा। 2-4 सवाल जो भी मिले वो बना सकते हैं आप, बहुत आसान होता है, ये याद ही तो करना है। ये सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा चौड़ा, उसके बाद बाकी के फ्रिंजेस इक्वल चौड़ाई के होंगे। पहले लिखो यहां पर। लिखो बेटा। जल्दी लिखो। तो बस आज के लिए यहीं तक। कल डिफ्रैक्शन फिनिश है ना? जरा सा है बस, 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, मैक्सिमम आधा घंटा आपको एक्सप्लेन करने लग रहे हैं। उसके बाद कल सवाल कराएंगे, परसों भी सवाल कराएंगे, उसके बाद हम नई यूनिट शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जम के सवाल, जो भी पॉसिबल सवाल है सब सवाल कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद नई यूनिट शुरू करेंगे। क्लियर हो गया? बस चलिए, थैंक यू।